मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर दीनदयाल गुप्ता, HOD साइकोलॉजी, SN सिन्हा कॉलेज टेकारी, मगध यूनिवर्सिटी बोधगया बिहार, साइकोलॉजी क्लासेज में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग का टॉपिक है प्रेजुडिस, डेफिनेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, पूर्वाग्रह की परिभाषाएं और उसकी विशेषताएं। यह टॉपिक BA थर्ड ऑनर्स पेपर 5 के लिए है, जिसका अध्ययन सोशल साइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। सबसे पहले हम लोग डिस्क्रिप्शन देखेंगे, विवरण देखेंगे। भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों के दृष्टिकोणों के आलोक में हम लोग पूर्वाग्रह को समझने का प्रयास करेंगे। पूर्वाग्रह सदियों से प्रचलित समाज की एक बीमारी है जो सभी उम्र के व्यक्तियों में पाई जाती है। जैसे ही आदमी वयस्क होता है, उसके अंदर जो है समाजीकरण के चलते पूर्वाग्रह का बीजारोपण शुरू होने लगता है। यह पहले से निर्मित एक दृष्टिकोण या विश्वास है जो बिना जांच किए ही पारंपरिक प्रचलनों के आधार पर संवर्धित होता रहता है। यह वास्तव में उस वस्तु या उत्तेजना के संपर्क में आने से पहले का निर्णय है जिसे भविष्य में लिया जाना रहता है। इससे प्रचलित रूढ़ियों, मिथकों और किंवदंतियों के एक समूह के रूप में समझा जा सकता है, जिसका उपयोग व्यक्ति और समूह के चरित्र को परिभाषित और वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। इसका निर्माण करने में निर्णयों, दृष्टिकोणों, रूढ़ियों और समूह के संबंध में प्रचलित तर्कहीन मान्यताओं का बहुत बड़ा योगदान रहता है, जिसे स्वयं या समूह के हित के लिए विकसित किया जाता है। इसे आमतौर पर व्यक्तियों, वस्तुओं, संस्थानों, राष्ट्रों और राष्ट्रीयताओं के प्रति नकारात्मक रवैया माना जाता है। यहाँ हमने पूर्वाग्रह के संबंध में देखा कि यह एक ऐसा निर्णय है जिसमें कोई तर्क नहीं, कोई विचार विमर्श नहीं, सिर्फ प्रचलित मान्यताओं, रूढ़ियों, मिथकों और किंवदंतियों के आधार पर हम किसी खास समूह के प्रति नकारात्मक रवैया बना लेते हैं। यह नकारात्मक रवैया हमेशा हानिकारक होता है। यह स्वयं के लिए तो हानिकारक होता ही है, जिस समूह के लिए बनाते हैं उसके प्रति भी हानिकारक या विध्वंसात्मक सोच ही विकसित होता है। और यह सोच कभी कभी इतना विकराल रूप धारण कर लेता है कि पूरा समाज और यहाँ तक कि राष्ट्र प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। यह जो है अपने समूह के लोगों का दूसरे समूह के लिए जो बनाया जाता है। ध्यान रखेंगे इसमें कि हमेशा पूर्वाग्रह अपने समूह के लिए नहीं होता है, अपने समूह की अपेक्षा दूसरे समूह के लोगों के लिए इसका निर्माण किया जाता है, क्योंकि आमतौर पर यह दूसरे समूह के व्यक्तियों के प्रति या वस्तुओं के प्रति या संस्थानों के प्रति या अन्य राष्ट्रों के प्रति या राष्ट्र उस देश में रहने वाले लोगों के प्रति नकारात्मक रवैया के रूप में विकसित किया जाता है। अब हम लोग भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों के विचारों के आलोक में यह समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में पूर्वाग्रह है क्या और इसे किस रूप में परिभाषित किया गया है। सर्वप्रथम हम लोग शेरिफ और शेरिफ की परिभाषा देखेंगे, जिन्होंने 1969 में अपनी किताब में पूर्वाग्रह को परिभाषित करने का प्रयास किया। उनके विचारों में पूर्वाग्रह संबंधित समूह के मानदंडों से व्युत्पन्न प्रतिकूल दृष्टिकोणों को संदर्भित करता है, जो समूह के उपचार को विनियमित करते हैं। यहाँ देख रहे हैं आप, जिस समूह में व्यक्ति रहता है उसके विपरीत समूह के प्रति जो है पूर्वाग्रह दृष्टिगोचर होता है। जिस समूह में व्यक्ति रहता है उसके प्रति पूर्वाग्रह नहीं बनता है, उसके विपरीत समूह के प्रति पूर्वाग्रह का उत्पन्न होता है और यह समूह के व्यवहार को निर्धारित करता है, उसे रेगुलेट करता है, विनियमित करता है। अर्थात जिस तरह का हम जिस समूह में रहते हैं उससे दूसरे समूह के प्रति हमारे अंदर जो भी प्रतिकूल दृष्टिकोण विकसित होते हैं, उससे हम उस समूह के दृष्टिकोणों को या उस समूह के मानदंडों को हम परिभाषित करते हैं और उस समूह को हम अपने अनुसार परिभाषित करके
उसके प्रति नकारात्मक रवैया अपनाने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग देखेंगे बच्चों में। बच्चे अपने माता पिता से प्रभावित होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता के जो पूर्वाग्रह हैं, जो परंपराएं हैं, वह बच्चों में प्रतिरोपित हो जाती है। अर्थात बच्चे माता पिता से सुनकर, अनुकरण करके, उन्हें देखकर उन पूर्वाग्रहों को अपने अंदर विकसित कर लेते हैं। वे कभी ये जानने का प्रयास नहीं करते हैं यह सही है या गलत। यही कारण है कि पूर्वाग्रहों में वैज्ञानिक चरित्र का अभाव होता है तथा वे अनुचित और पक्षपाती बने रहते हैं। उसमें कोई तर्क नहीं होता है, कोई सच्चाई नहीं होती है, हमेशा उसमें पक्षपात होता है, अनुचित होते हैं और वे हमारे लिए हानिकारक होते हैं। अब आप देखेंगे कि वास्तविक जीवन में जब हम पाते हैं तो हम अपने समूह को या जिस समूह में हम रहते हैं उसकी हर बातें हमें अच्छी ही लगती है और उसकी सारी बातें अच्छाई का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे समूह के जितनी शक्तियाँ होती हैं, जितने विचार होते हैं, जितनी बातें होती हैं, उसमें सिर्फ अच्छाई ही अच्छाई नजर आती है। और बाहरी समूह या हमारे समूह से जो बाहर का समूह है, उसकी जितनी अच्छाइयाँ हैं वह सिर्फ हमें बुराइयों के रूप में ही नजर आती है। यानी उसकी जितनी शक्तियाँ हैं वे सब डैमेज्ड या हानिकारक शक्तियों के रूप में नजर आते हैं। यानी किसी व्यक्ति के लिए उसका अपना समूह सिर्फ अच्छाइयों का पिटारा है, जबकि दूसरा समूह सिर्फ बुराइयों का भंडार है। इसमें हम कोई तर्क देखने का प्रयास नहीं करते। हमारे समूह के सदस्य हमेशा गौरवशाली होते हैं, भाग्य विधाता होते हैं और जीवन के उद्धारकर्ता नजर आते हैं। यानी हमारे समूह के जो भी सदस्य होते हैं उनकी अच्छाइयाँ हमें इतनी अच्छी लगती हैं कि लगता है कि इनके इतना महान कोई नहीं है। हमारे भाग्य के यही विधाता भी हैं और जीवन के उद्धार करता ही है। अर्थात हमारा जीवन अगर है या हमारे जीवन को कोई संवार सकता है तो हमारे समूह का ही सदस्य हो सकता है, जबकि वास्तविकता इससे कोसों दूर रहती है। इसके विपरीत जो बाहरी समूह के सदस्य होते हैं वे हमें विनाशक, संहारक और आतंकवादी दृष्टिगत होते हैं। वे हमेशा ऐसे दिखते हैं जैसे वे हमेशा हमारा विनाश कर देंगे, संहार करेंगे और उनमें आतंकवादी की छवि नजर। अतः पूर्वाग्रह समूह सदस्यता का विषय होता है। अर्थात जिस समूह के हम सदस्य होते हैं उसमें कितनी भी कमियां हो वो हमें सिर्फ अच्छाई ही अच्छाई नजर आती है, और जिस समूह का हम सदस्य नहीं होते हैं उसमें कितनी भी अच्छाइयां हो वह हमें बुराई ही नजर आती है। अर्थात पूर्वाग्रह जो है उस समूह सदस्यता का विषय होता है, जिसमें जिस समूह में व्यक्ति रहता है उसके द्वारा दूसरे समूह के व्यक्ति के प्रति किया जाता है। ये तो शेरिफ और शेरिफ का विचार था। उनके विचार का सार तत्व यही है कि पूर्वाग्रह समूह का विषय होता है। अर्थात जिस समूह में व्यक्ति रहता है उसके प्रति कभी पूर्वाग्रह विकसित नहीं होता है, लेकिन दूसरे समूह के प्रति पूर्वाग्रह के विकसित होने की संभावना अधिक रहती है। अगला मनोवैज्ञानिक है जिनकी परिभाषा को हम लोग यहाँ देखे हुए हैं, फील्डमैन। फील्डमैन ने 1985 में पूर्वाग्रह को परिभाषित करते हुए कहा कि पूर्वाग्रह एक विशेष समूह के सदस्यों का सकारात्मक या नकारात्मक मूल्यांकन या निर्णय है जो मुख्य रूप से समूह में उनकी सदस्यता के तथ्य पर आधारित होता है और यह व्यक्तिगत सदस्यों की विशेष विशेषताओं के कारण प्रभावित नहीं होता। अर्थात फील्डमैन ने भी इस बात पर जोर दिया कि पूर्वाग्रह भी वास्तव में समूह का विषय होता है। अर्थात जिस समूह में व्यक्ति होता है उसके प्रति जो है उसमें हमेशा सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं और विपरीत समूह के प्रति नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं, जिसके चलते वह विपरीत समूह के सदस्यों का मूल्यांकन हमेशा नकारात्मक करता है। उनके गुणों की कभी उसे परख नहीं होती, सिर्फ अवगुणों को वह हाईलाइट करता है, अवगुणों को वह प्रदर्शित करता है, प्रचलित करने का प्रयास करता है। यह मुख्य रूप से समूह में सदस्यता के तथ्य पर आधारित है। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति हिंदू है
वह हिंदू धर्म के प्रति उसमें पूर्वाग्रह पैदा नहीं होता है। मुस्लिम धर्म के प्रति पूर्वाग्रह पैदा हो सकता है, क्रिश्चियन धर्म के प्रति पूर्वाग्रह पैदा हो सकता है। किसी कारणवश अगर वह इस्लाम धर्म को अपना लेता है तो फिर इस्लाम धर्म के प्रति जो भी पूर्वाग्रह है वह स्वतः खत्म हो जाता है। इसी तरह अगर वह किसी कारणवश क्रिश्चियनिटी को अपना लेता है तो क्रिश्चियनिटी के प्रति उसके अंदर जो भी पूर्वाग्रह है वह खत्म हो जाता है, क्योंकि वह उसका सदस्य बन जाता है। तो यहाँ भी ये स्पष्ट हो रहा है कि पूर्वाग्रह का जो जन्म स्थल है वह समूह की सदस्यता है। अगर हम उस समूह के सदस्य हैं तब हम पूर्वाग्रह से ग्रसित होने की कम होते हैं या नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम उसके सदस्य नहीं हैं तो विपरीत समूह के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित होने की संभावना सबसे अधिक होती है। और इसमें जो है भी देखने का प्रयास होता है वहाँ का व्यक्ति कितना विशिष्ट है, कितनी विशेषताएं हैं, उससे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वह उस समूह का सदस्य है, किसी भी खास समूह का सदस्य है, इसीलिए हम उसके प्रति पूर्वाग्रह बना लेते हैं, पूर्वाग्रह उत्पन्न कर लेते हैं। वह कितना विशिष्ट है, कितना, खास करके राजनीतिक दलों में बहुत देखने को मिलता है। किसी खास राजनीतिक दल जिसका हम सपोर्ट नहीं करते हैं, उसका सदस्य कितना भी गुणवान हो तो इसमें सिर्फ अवगुण ही नजर आता है। लेकिन किसी खास राजनीतिक दल जिसका हम समर्थन करते हैं, उसका सदस्य कम भी गुण वाला हो तब भी वह हमें भ्रष्टाचारी, देशद्रोही नजर आता है, क्योंकि पूर्वाग्रह हम उसके प्रति विकसित कर लेते हैं। तो फील्डमैन ने भी इस बात पर जोर दिया कि पूर्वाग्रह समूह के सदस्यों का जो है विषय। फील्डमैन ने एक और बात पर जोर दिया और वह था कि कभी कभी व्यक्ति दूसरे समूह के सदस्यों का मूल्यांकन सकारात्मक भी करता है, लेकिन वह किसी खास बात से प्रभावित होकर इसके पीछे उसका कुछ न कुछ स्वार्थ होता है। जैसे अगर भारत में कोई व्यक्ति खास राजनीतिक दल से जुड़ा है तो विपरीत राजनीतिक दल की भी कभी कभी प्रशंसा करता है, लेकिन उसमें भी उसका निहित स्वार्थ होता है। हो सकता है उस व्यक्ति से उसका व्यक्तिगत संबंध हो या कुछ खास कार्य कराना हो, तो इस स्थिति में जो है उसका सकारात्मक मूल्यांकन करता है। अब हम एक उदाहरण देखते हैं कि अगर कोई लेडीज है या फीमेल है तो हम उसके प्रति इसलिए पूर्वाग्रह नहीं विकसित कर लेते हैं कि वह अवगुण से परिपूर्ण है या उसमें कोई कमी है या उसमें कुछ विशेषता नहीं है, बल्कि इसलिए हम पूर्वाग्रह विकसित कर लेते हैं कि वह एक मादा है, यह एक समूह है। क्योंकि वह मादा समूह की सदस्य है, इसीलिए हम उसके प्रति पूर्वाग्रह विकसित कर लेते हैं। उसमें चाहे कितनी भी व्यक्तिगत विशेषताएं हो, कितनी भी वह गुणवान हो, लेकिन उसके प्रति जो है एक नकारात्मक सोच खास दृष्टिकोण से खास बातों में बन ही जाता है। और यह इस कारण नहीं होता है कि वह कम गुणवान या कम विशिष्ट है, बल्कि इसलिए होता है कि वह एक विशिष्ट समूह की सदस्य। यद्यपि परंपरागत रूप से पूर्वाग्रह को एक नकारात्मक मूल्यांकन माना जाता है, परंतु कभी कभी यह सकारात्मक भी हो सकता है, लेकिन वह एक्सेप्शन है। सामान्य स्थिति में पूर्वाग्रह नकारात्मक ही होता है। यह एकदम कटु सत्य है कि व्यक्ति या लोग जिस समूह के सदस्य होते हैं उसका मूल्यांकन हमेशा सकारात्मक करते हैं, जो आउट ग्रुप के सदस्य होते हैं उनका मूल्यांकन हमेशा नकारात्मक। अतः हम यहाँ स्पष्ट कर सकते हैं कि पूर्वाग्रह एक प्रकार का असंगत, अवैज्ञानिक और अतार्किक निर्णय है जो समर्थक और विरोधी दोनों हो सकता है। दोनों मामलों में पूर्वाग्रह का निर्णय किसी व्यक्ति विशेष के गुणों से संबंधित नहीं होता है, बल्कि यह एक ऐसे समूह से संबंधित होता है जिसका संबंध किसी व्यक्ति से होता है जिसके हम सदस्य नहीं होते हैं। अर्थात हम जिस भी समूह के सदस्य हैं उस समूह के प्रति पूर्वाग्रह की संभावना नहीं के बराबर होती, लेकिन कोई दूसरे समूह का कोई व्यक्ति है तो उसके प्रति हमारे अंदर पूर्वाग्रह की संभावना सबसे अधिक होती है। इसलिए नहीं होती है कि वह समूह या वह व्यक्ति खराब है, इसलिए होती है कि वह व्यक्ति किसी खास समूह का सदस्य।
हमेशा से पूर्वाग्रह को मनुष्य के प्रति नकारात्मक रवैये के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो कि उनकी सदस्यता के कारण। सदस्यता का अर्थ हुआ किसी विशिष्ट समूह के सदस्य, और यह पूर्वाग्रह धार्मिक आधार पर भी होता है, राजनीतिक आधार पर भी होता है, दो देशों के बीच भी हो सकता है, दो राष्ट्रों के बीच हो सकता है, दो व्यक्तियों के बीच कभी पूर्वाग्रह नहीं, दो प्रजातियों के बीच हो सकता है, लेकिन दो व्यक्तियों के बीच पूर्वाग्रह नहीं। अगला मनोवैज्ञानिक है क्रेच और क्रचफील्ड। हम लोग क्रेच और क्रचफील्ड के विचारों से अवगत होते हुए देखेंगे उन्होंने पूर्वाग्रह के बारे में क्या कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि पूर्वाग्रह उस दृष्टिकोण या विश्वास को संदर्भित करता है जो लाभ या नुकसान के आधार पर वस्तुओं को परखने के लिए कार्य करता है। एक ही देश या एक ही जाति के लोगों के पूर्वाग्रह केवल सामग्री में ही नहीं बल्कि स्पष्टता, विशिष्टता, शक्ति, महत्व और सत्यापन में भी भिन्न होते हैं। पूर्वाग्रह में भिन्नता पाई जाती है। हमेशा हर व्यक्ति में एक तरह के पूर्वाग्रह उत्पन्न नहीं होते हैं, लेकिन एक सामान्य विचार तो पूर्वाग्रह के रूप में प्रचलित हैं, जो कि पूरे विश्व में आज भी विद्यमान है। और इसका हम लोग मूल्यांकन वस्तुओं को परखने के लिए करते हैं कि उससे हमें लाभ है या नुकसान है। अगर हमें लाभ होता है तो हम उसका सकारात्मक मूल्यांकन करके उसकी विशेषताओं को परिभाषित करते हैं, लेकिन अगर उससे हमें नुकसान है तो हम उसका नकारात्मक मूल्यांकन करके उसे परिभाषित करने का प्रयास करते हैं, या यूँ कहिए कि उसे कलंकित करने का प्रयास करते हैं, उसकी इतनी निंदा करते हैं कि वह जो है सही होते हुए भी गलत लगने लगता है। और ऐसा पूर्वाग्रह दो देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच में देखने को मिलता है। परिस्थिति के अनुकूल हुए जब लाभ होता है तो उसी देश के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का प्रदर्शन करते हैं। अगर लगता है कि इससे हमको हानि होने वाली है तो वह सेम राष्ट्राध्यक्ष उसी देश के प्रति नकारात्मक पूर्वाग्रह का प्रदर्शन करते हैं। तो यह जो है राष्ट्राध्यक्षों में दो देशों के बीच में यह पूर्वाग्रह बड़ा ही प्रचलित है। पूर्वाग्रह की जो प्रकृति होती है बड़ी विविध होती है, हमेशा सक्रिय आक्रमण के साथ शामिल नहीं हो सकता। कई मामलों में इसमें केवल पूर्वग्रहित व्यक्ति द्वारा बहिर्गमन से बचना शामिल होता है। हम लोग कभी कभी दूसरे समूह के सदस्य को अनावश्यक कलंकित करने का प्रयास करते हैं, अनावश्यक उसे निंदा का पात्र बनाते हैं, जबकि हमने कभी उसको देखा भी नहीं, सिर्फ हमने कल्पना के आधार पर हम उसे समझ लेते हैं कि वह आतंकवादी होगा या समाज विरोधी होगा या समाज के लिए हानिकारक, और उसे हम उसी रूप में कलंकित करने का प्रयास करते हैं। कभी कभी कुछ सुविधाओं को वापस लेने के बाद भी किसी विशेष समाज या अल्पसंख्यक समूह के प्रति पूर्वाग्रह की अभिव्यक्ति होती है। पूर्वाग्रह की विभिन्न प्रकृति के कारण चूंकि अलग अलग इसका स्वरूप होता है, इसीलिए इससे उत्पन्न समस्याओं का निदान और उपचार बहुत कठिन होता है, क्योंकि इसमें इतनी रिजिडिटी होती है, परिवर्तित करना बहुत। अब यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि पूर्वाग्रह मूल रूप से एक समूह द्वारा साझा किया गया दृष्टिकोण है, जहां आउट समूह के व्यक्ति को अस्वीकार किए गए समूह का सदस्य माना जाए। दूसरे समूह के व्यक्ति को हम समझ लेते हैं कि वह तिरस्कृत है, असकृत है, वह हमारे लिए निंदनीय है। एक पक्षपातपूर्ण व्यक्ति हमेशा अपने दृष्टिकोण के कारणों को बताता है। जब हम बाइस्ड हो जाते हैं, पक्षपातपूर्ण निर्णय लेते हैं, तो हम उसे सत्य साबित करने का प्रयास भी करते हैं। जिस समूह में हम रहते हैं उसकी बुराइयों को भी अच्छाई के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं और उसे तर्क से साबित करते हैं, लेकिन दूसरे समूह के व्यक्ति के अच्छाइयों को भी अपने तर्क से निंदनीय बनाने का प्रयास करते हैं। आउट ग्रुप के शत्रुतापूर्ण कृतियों को याद किया जाता है, यानी दूसरे समूह का जो भी सदस्य है उसके जितने विध्वंसकारी, विनाशकारी कार्य हैं उसी को हाईलाइट किया जाता है, उसी को प्रचारित किया जाता है। और जबकि अपने समूह के जो अच्छे गुण हैं, जो दोस्ताना कृत्य हैं,
उसे याद किया जाता है, और दूसरे समूह का सदस्य कितना भी अच्छा व्यवहार करे उसे निंदनीय बनाने का प्रयास किया। और यह राजनीतिक दलों में देखने को बहुत मिलता है। राजनीतिक दल के जो पॉलिटिशियन होते हैं वे अपने दल के विपरीत दूसरे दल के सदस्यों का शत्रुतापूर्ण कृतियों को ही हाईलाइट प्रदर्शित करते हैं, और उनके जो भी अच्छे गुण हैं उसे वे भुला देते हैं, उसे वे निंदनीय बना देते हैं। किसी कारणवश अगर फिर दूसरे पार्टी में या दूसरे समूह में राजनीतिक दल में चले जाते हैं तो फिर पुराने जो जिस दल के सदस्य थे उसके कृतियों को, शत्रुतापूर्ण कृतियों को उजागर करना शुरू करते हैं, और नए दल में समूह में गए उसके प्रति उनके अंदर सिर्फ दोस्ताना या सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न हो जाता है। तो यह स्पष्ट हो गया पूरी परिभाषा के बाद कि पूर्वाग्रह समूह का विषय या व्यक्ति का विषय नहीं, किसी व्यक्ति टू व्यक्ति या कभी उत्पन्न नहीं होता है, वो घृणा हो सकता है, लेकिन यह एक समूह का विषय है। यानी जिस समूह में हम रहते हैं उसके विपरीत समूह को प्रति इसकी उत्पत्ति होने की संभावना सबसे अधिक होती है, या वो कहिए कि होती है। तो इस तरह हम लोग क्रेच और क्रचफील्ड की परिभाषा के रूप में पूर्वाग्रह को समझने का प्रयास। अब हम लोग देखेंगे कि पूर्वाग्रह की कुछ विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जिसके आधार पर पूर्वाग्रह को समझा जा सकता है। पहला है नकारात्मक मनोवृत्ति। पूर्वाग्रह की जो पहली विशेषता है वह नकारात्मक मनोवृत्ति, अर्थात जिस समूह के प्रति हमारे अंदर पूर्वाग्रह की उत्पत्ति होती है वह हमेशा नकारात्मक होती है, वह हमेशा हानिकारक होती है। हम हमेशा बनाकर चलते हैं कि अगर कोई खास व्यक्ति किसी विशेष समूह का सदस्य है तो वह हमेशा नकारात्मक ही होगा, हमेशा हानिकारक ही होगा, समाज के लिए हमेशा आतताई होगा या आतंकवादी ही बना रहेगा। अगली विशेषता है अतार्किक निर्णय। हम जब भी पूर्वाग्रह का निर्माण करते हैं तो उसमें कोई तर्क का हम सहारा नहीं, हमारा निर्णय हमेशा अतार्किक होता है, सच्चाई से उसका कोई संबंध नहीं होता है। हम सिर्फ किसी खास समूह का सदस्य होने के कारण उसके संबंध में यह निर्णय कर लेते हैं उसका स्वभाव हमेशा समाज विरोधी होगा या देश विरोधी होगा या व्यक्ति विरोधी होगा। हम एक ऐसा निर्णय बना लेते हैं, ऐसा निर्णय करने के पहले हम कभी तर्क की कसौटी पर उसे कसने का प्रयास नहीं करते हैं कि किसी भी समूह का कोई भी व्यक्ति या सारे व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। अर्थात पूर्वाग्रह का जो निर्णय होता है हमेशा अतार्किक होता है। पूर्वाग्रह में तथ्यों का अभाव होता है, सच्चाई की हमेशा कमी होती है, इसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं, क्योंकि पूर्वाग्रह निर्माण के पहले कोई भी व्यक्ति तथ्यों का विश्लेषण करता ही नहीं है, वह सिर्फ एक अनुमान लगा लेता है, और अनुमान के रूप में यह परंपरा प्रचलन के रूप में समाज में जो है बढ़ने लगता है। और जब तथ्यों का पता जब तक करता है तब तक पूर्वाग्रह की इंटेंसिटी या तीव्रता इतनी बढ़ी हुई रहती है कि वह तथ्य या तथ्यों का विश्लेषण उसके प्रभाव को कम नहीं कर पाता है और वह यथास्थिति में बना रहता है। पूर्वाग्रह की एक और विशेषता वह है प्रबल दृढ़ता। जो भी पूर्वाग्रह ग्रसित व्यक्ति होता है उसमें इतनी रिजिडिटी होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिजिडिटी पाई जाती है। वह यह मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि अगर वह व्यक्ति किसी खास समूह का सदस्य है तो उसमें अच्छाई भी हो सकती है, चाहे उसमें कितनी भी अच्छाई हो। तो इसकी इंटेंसिटी, रिजिडिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, दृढ़ता इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि उस व्यक्ति पर किसी भी तर्क का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका स्वरूप हमेशा घातक होता है, क्योंकि जिस समूह के प्रति पूर्वाग्रह पैदा होता है उस समूह के सदस्यों के प्रति हमेशा नकारात्मक दृष्टिकोण होता है। व्यक्ति उन्हें हानि पहुंचाना चाहता है, उन्हें नष्ट करना चाहता है, और यहाँ तक चाहता है कि उस समूह के सदस्य धरती पर रहे ही नहीं, चाहे जिस प्रकार भी हो, उनका इस धरती से समूल विनाश हो जाना चाहिए। तो
पूर्वाग्रह का जो स्वरूप होता है, जिसकी विशेषता है, वो हमेशा घातक होता है। यह व्यक्ति के लिए भी घातक होता है, समाज के लिए भी घातक होता है, और यहाँ तक कि जो भी पूर्वाग्रह ग्रसित व्यक्ति होता है, उसकी सोच अतिशयोक्ति युक्त होती है, हमेशा एग्जेजरेटेड होता है। किसी भी दूसरे समूह के प्रति हमेशा बढ़ा चढ़ाकर नकारात्मक सोचता है। सच्चाई से कोई संबंध नहीं है, वास्तविकता से कोई संबंध नहीं, लेकिन उसके प्रति जो नकारात्मक सोच होती है, उसकी तीव्रता बहुत ही स्ट्रांग, अतिशयोक्तिपूर्ण होता है। उसमें इतनी अधिक तीव्रता होती है कि उसकी सोच ही उसको परिभाषित करती है, ताकि वह व्यक्ति या वह समूह संपूर्ण रूप से हानिकारक है, नकारात्मक गुणों से परिपूर्ण है, और यह सोच समूह के प्रति होती है, और तब समूह का जो सदस्य होता है, उसके प्रति हमारी सोच अतिशयोक्ति बन जाती है। पूर्वाग्रह में लचीलापन का बहुत अभाव रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी तो रहती ही नहीं। अगर कोई व्यक्ति पूर्वाग्रह ग्रसित किसी खास समाज से है, तो कितना भी तर्क दीजिए, कितनी भी अच्छाइयां बताइए, उसके अंदर उसका बहुत प्रभाव नहीं पड़ता है। उसकी सोच, उसका व्यवहार लचीलापन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है। वह रिजिड रहता है कि हम जो कह रहे हैं वही सही है। अगर वह व्यक्ति उस समूह का सदस्य है, तो वह जो है घातक होगा ही, आतंकवादी होगा ही, विनाशक होगा। किसी भी स्थिति में उसको वह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि उसमें बहुत सारे गुण भी हो सकते। अब इसके चलते पूर्वाग्रहग्रस्त जो व्यक्ति होता है, दूसरे समूह के प्रति उसका जो आचरण होता है, जो बिहेवियर होता है, वो हमेशा शत्रुतापूर्ण होता है, मित्रवत कभी नहीं होता है। क्योंकि अगर मित्रवत आचरण होता है, तो फिर पूर्वाग्रह किस बात का? तो पूर्वाग्रह हमेशा दो समूहों के बीच शत्रुता का बीजारोपण करता है। ऐसा नहीं कि एक समूह के व्यक्ति के अंदर अगर शत्रुतापूर्ण आचरण कर रहा है, तो दूसरा व्यक्ति उसकी पूजा थोड़े करेगा। उसके अंदर भी तो पूर्वाग्रह होगा। अगर वह किसी दूसरे समूह का सदस्य है, तो उसके अंदर भी नकारात्मक बातें भरी हुई है। तो दोनों में यह समूह और समूह के बीच शत्रुतापूर्ण आचरण का बीजारोपण करता है, जो पूर्वाग्रह का सबसे बड़ा डिमेरिट है। अगर शत्रुतापूर्ण आचरण नहीं रहता, तो शायद पूर्वाग्रह हमारे समाज की इतनी क्लिष्ट बीमारी नहीं होती, क्योंकि यह हमारे सोच को इतनी प्रभावित करती है कि हम अन्य समाज के प्रति शत्रुतापूर्ण आचरण करना अपना कर्तव्य समझने लगते हैं। और इसका प्रभाव होता है कि दो समूह के बीच सौहार्द होना चाहिए, वह शत्रुता में, दुश्मनी में बदल जाती है, और मानवीय गुणों का विनाश होने लगता है। मानव जो एक रूप में पूरी धरती पर पैदा होते हैं, समूह के कारण उसमें इतनी दूरियां बढ़ जाती हैं कि उनका आचरण शत्रुतापूर्ण बन जाता है। इस प्रकार हमने यहाँ पूर्वाग्रह की कुछ विशेषताओं को देखा, जिसमें हमेशा नकारात्मकता की छवि दिखाई देती है। हम यह कह सकते हैं कि पूर्वाग्रह किसी भी स्थिति में, किसी भी समाज के लिए लाभदायक नहीं होता है, बल्कि हानिकारक होता है। दो समूहों के बीच दुश्मनी का भाव पैदा करता है और शत्रुतापूर्ण आचरण को प्रोत्साहित करता है। धन्यवाद।